Hello everyone, so welcome back to the Unacademy JEE YouTube channel and you are watching JEE Live Daily, जहां पे हम आपको डेली फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे बाय द फाइनेस्ट एजुकेटर्स इन द इंडस्ट्री एंड एवरीथिंग विल बी कवर्ड फ्रॉम द कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी से लेके प्रॉब्लम सॉल्विंग, सब कुछ कवर होगा। तो डोंट वरी कि सर ये कैसे करूं वो करूं, सब कुछ आपको बताया जाएगा। यू जस्ट हैव टू बी present in the sessions, right? Myself Paras Thakur and I'll be taking your third lecture of solutions and colligative properties for the class 12 student and कोई भी ड्रॉपर है, JEE नीट किसी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, you guys can definitely attend this, ठीक है? तो for those who know about me, उनको तो चलो पता है, but for those who are new to this session, to this channel, तो आप सबसे पहले सब्सक्राइब करो, ठीक है? After that, just for your knowledge, I have been teaching or coaching the JEE aspirants and the AIIMS aspirants for last around 10 years. तो I have given some good ranks, तो थोड़ा बहुत आइडिया है मुझे केमिस्ट्री के बारे में and I'll try to make it very very interesting for you. ठीक है, definitely. By the time we'll be covering like a few lectures हो जाएंगे तो you will yourself see the difference कि आपको कितनी सारी चीज़ों में clarity आ गई. You will start loving the subject. That is for sure. ठीक है, तो सॉल्यूशन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थर्ड लेक्चर से स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब दूसरी बात यह भी है कि आपको टेलीग्राम पे भी हमारे साथ कनेक्टेड रहना है ताकि कोई भी नई अपडेट आती है, कुछ भी नोटिफिकेशन आता है तो यू शुड बी एबल टू गेट इट फर्स्ट। तो प्लीज डाउनलोड द टेलीग्राम ऐप ऑन योर मोबाइल फोन एंड दिस इज द लिंक tinyurl.com/JEE live chat, तो यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप देयर और सारी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। ठीक है, बाकी सब्सक्राइब, लाइक, शेयर वो सब कुछ करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर में। द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी। तो लास्ट क्लास में सॉल्युबिलिटी के बारे में आपको मैंने बताया था कि व्हाट आर द सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो प्रेशर का इफेक्ट, ठीक है, प्रेशर के इफेक्ट के बारे में लास्ट क्लास में हमने कुछ डिस्कस तो किया था कि सॉलिड्स को जब आप डिसॉल्व करते हो, कि मेरे पास जैसे कि अगर ठीक है, अगर मेरे पास एक सॉल्यूशन है, अब इस सॉल्यूशन में मैं कोई भी सॉलिड सब्सटेंस डिसॉल्व कर रहा हूं, फॉर एग्जांपल मैं यहां पे NaCl डिसॉल्व कर रहा हूं, फाइन। अगर मैं NaCl इसमें डिसॉल्व करूंगा तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर बढ़ा दिया जाए या कम कर दिया जाए, विल दैट हैव एन इंपैक्ट ऑन द सॉल्युबिलिटी? नो, सॉलिड्स की सॉल्युबिलिटी पे प्रेशर का इफेक्ट निग्लिजिबल है। वी जस्ट डोंट टॉक अबाउट दैट, बट डेफिनेटली अगर आप गैसेस की सॉल्युबिलिटी के बारे में बात करते हैं तो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जो आती हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स, तो उनमें हाई प्रेशर पे एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज बीइंग डिसॉल्व्ड इन द सॉल्यूशन, राइट? तो ग्रेटर द प्रेशर अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन, तो जितना ज्यादा प्रेशर आप अप्लाई करेंगे सॉल्यूशन पे गैस का, उतनी ही ज्यादा गैस डिसॉल्व होगी। ओके, तो ग्रेटर द अमाउंट ऑफ गैस डिसॉल्व, बिकॉज अ लॉट ऑफ स्टूडेंट कमेंटेड के वी वांट दिस इन इंग्लिश, अ लॉट ऑफ वर्ड देयर के सर हमें हिंदी में चाहिए। तो आई विल ट्राई टू मेंटेन अ बैलेंस हियर, थोड़ा सा बैलेंस मेंटेन करके कि दोनों चीजें कवर किए ताकि दोनों टाइप के स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिले। ठीक है, तो हो गया। अब इस जो प्रेशर का इफेक्ट है गैसेस की सॉल्युबिलिटी पे, दैट इज स्टडीड बाय हेनरीज लॉ। ओके, तो हेनरी लॉ बताता है कि हाउ द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इज अफेक्टेड बाय द प्रेशर ऑन द सरफेस। तो वी टॉक अबाउट कि गैसेस की सॉल्युबिलिटी के बारे में अगर आप बात करेंगे तो गैसेस की सॉल्युबिलिटी में लाइक अगर हम मरीन लाइफ की बात करें तो मरीन लाइफ जो आपकी फिश हैं और बाकी जो भी मरीन एनिमल्स हैं, they are alive because of the oxygen which is dissolved in the water। तो पानी में डिसॉल्व ऑक्सीजन की वजह से मरीन लाइफ सर्वाइव कर रही है, जिंदा है, सही बात है। तो बहुत सारी गैसेस डिसॉल्व करती हैं पानी में, पर उनकी जो एक्सटेंट ऑफ सॉल्युबिलिटी है, एक्सटेंट ऑफ डिसोल्यूशन, दैट वेरीज। तो सॉल्युबिलिटीज वेरी। फॉर एग्जांपल अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो O2 इज स्लाइटली सॉल्युबल, बहुत ज्यादा अमाउंट में डिसॉल्व नहीं होता, बट कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, HCl, NH3 दे आर हाईली सॉल्युबल। तो कैन यू एक्सप्लेन एनी रीजन फॉर दिस, व्हाई ऑक्सीजन इज स्लाइटली सॉल्युबल बट दीज अदर गैसेस दे आर हाईली सॉल्युबल? ठीक है, जल्दी से मेरे को बताओ, 20 सेकेंड के अंदर अंदर आपको एक रीजन, एक कुछ सोचना है, व्हाट कैन बी द रीजन, ये इतनी ज्यादा सॉल्युबल क्यों है? ठीक है, और दूसरी बात, जब भी आप कोई भी लेक्चर अटेंड कर रहे हो, आई नो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स
मतलब पूछते रहते हैं सर ये बताइए वो बताइए, मैं फिर से आपको यही बोलूँगा कि प्लीज़ ट्राई टू बी मोर पेशेंट, स्टे कनेक्टेड विद द लेक्चर। सारी की सारी आपकी जो क्वेरीज हैं, यू वांट टू नो अबाउट बुक्स कि कौन सी बुक्स हमें पढ़नी चाहिए, क्या करें क्या ना करें, नीट वाले अटेंड करें, दिस इज फॉर एवरीवन। आप जेई एस्पिरेंट हैं, नीट एस्पिरेंट हैं, ड्रॉपर हैं, 12th में भी पढ़ रहे हैं, ठीक है, दिस इज फॉर एवरीवन बिकॉज आई विल बी कवरिंग एवरी सिंगल डिटेल फ्रॉम इनिशियल टू द टॉप लेवल, ठीक है। तो बेसिक से एडवांस लेवल का सब कुछ कवर करवाया जाएगा, एवरीथिंग विल बी कवर्ड हियर। देखिए, ऑक्सीजन इज स्लाइटली सॉल्युबल बिकॉज ऑक्सीजन इज O डबल बॉन्ड O, देयर इज नो पोलैरिटी। तो पोलैरिटी नहीं है, बट वाटर इज अ पोलर सॉल्वेंट। तो पोलर सॉल्वेंट में आपको पता है कि पोलर सब्सटेंस इजीली डिसॉल्व होगा। कार्बन डाइऑक्साइड ओवरऑल पोलैरिटी नहीं है, बट इंडिविजुअल C डबल बॉन्ड O में पोलैरिटी है, राइट। कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विद वाटर, CO2 प्लस H2 फॉर्म्स कार्बोनिक एसिड। तो रिएक्टिविटी की वजह से, बिकॉज इट फॉर्म्स कार्बोनिक एसिड विद वाटर, इट विल डिसॉल्व इजीली। SO2 प्लस वाटर, तो SO2 प्लस वाटर आपको क्या देगा, आप लिख सकते हैं SO2 प्लस वाटर गिव्स यू H2SO3। तो इसीलिए ये पानी में इजीली डिसॉल्व हो रहा है बिकॉज इट इज रिएक्टिंग। यहां पर भी आप लिख सकते हैं CO2 प्लस वाटर गिव्स यू H2CO3। एंड वन मोर थिंग, ये लेक्चर बेसिक से स्टार्ट हो रहा है, तो अगर आप चाह रहे हैं कि सर बहुत फास्ट कवर होगा तो डियर वैसा नहीं हो पाएगा, बिकॉज आई एम टारगेटिंग दोज ऑल्सो जो अभी अभी 12th क्लास में हुए हैं, वो आर वॉचिंग दीज चैप्टर्स फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। तो आई वॉन्ट देम टू अंडरस्टैंड इट फ्रॉम द वेरी बेसिक, ओके। HCl की बात करें तो HCl बीइंग एसिड, पानी के साथ रिएक्ट करेगा, पानी एज अ बेस काम करेगा। अमोनिया बेस है, पानी एज एसिड काम करता है बिकॉज वाटर इज एम्फोट्रिक इन नेचर, इट कैन एक्ट एज बोथ एसिड एज वेल एज बेस। तो इनकी जो सॉल्युबिलिटी है, हाईली सॉल्युबल जो है, दे आर बिकॉज ऑफ देयर रिएक्टिविटी। O2 रिएक्ट नहीं करता, तो O2 की सॉल्युबिलिटी किस वजह से होगी, O2 की सॉल्युबिलिटी विल ओनली बी बिकॉज ऑफ द प्रेशर। अगर ऑक्सीजन का प्रेशर काफी ज्यादा होगा सरफेस पे, ठीक है, तो ऑक्सीजन ज्यादा डिसॉल्व होगा। तो हेनरी लॉ में ये आपके पास यहां पे आ गया सॉल्यूशन, ठीक है। एंड सॉल्यूशन के सरफेस पे कोई भी गैस है, ठीक है, वट एवर गैस वी हैव, दैट गैस विल बी एक्सर्टिंग सम प्रेशर। ये ऑक्सीजन हो सकती है, नाइट्रोजन हो सकती है, हीलियम, हाइड्रोजन, एनीथिंग। ये गैस कुछ प्रेशर एक्सर्ट करेगी, बिकॉज ऑफ दैट प्रेशर उसके कुछ मॉलिक्यूल्स यहां पर डिसॉल्व हो जाएंगे, ओके। ये प्रेशर अगर मैं बढ़ा दूं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द टोटल प्रेशर, आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रेशर ऑफ द गैस, क्योंकि एयर में नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, बट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट, अगर मैं बात कर रहा हूं ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी की, देन आई नीड प्रेशर ऑफ O2, नॉट द प्रेशर ऑफ एयर। अगर मैं नाइट्रोजन की सॉल्युबिलिटी की बात कर रहा हूं, देन आई नीड द प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन, नॉट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। पूरी एयर का प्रेशर मुझे नहीं चाहिए। तो जिस गैस की सॉल्युबिलिटी की बात होगी उसी के प्रेशर के साथ हम डील करेंगे, ठीक है। ये क्लियर है यहां तक का पार्ट। तो वन सेकेंड, आई जस्ट इरेज दिस वन। ठीक है, तो ओके, देखिए, तो हमारे पास अब अगर हम बात करें जब गैस डिसॉल्व हुआ, तो कोई भी गैस, तो गैस प्लस सॉल्वेंट गिव्स यू सॉल्यूशन, दैट्स एन इक्विलिब्रियम रिएक्शन। तो इक्विलिब्रियम रिएक्शन की जब भी आप बात करोगे, आपने केमिकल इक्विलिब्रियम तो पढ़ा हुआ, अच्छे से पढ़ा हुआ है, राइट। तो अगर मैं चाहता हूं ज्यादा गैस डिसॉल्व हो, इट मींस आई वांट दिस रिएक्शन टू प्रोसीड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो मैं चाहूंगा ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा आए, राइट। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूं, जब भी आप किसी भी रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेके जाना चाहते हैं, यू आइदर इंक्रीज द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है ना। अगर मैं रिएक्टेंट्स को बढ़ा दूंगा तो उनको कंज्यूम करने के लिए रिएक्शन को फॉरवर्ड जाना ही पड़ेगा। अगर मैं प्रोडक्ट को रिमूव करता चलूं, उसकी शॉर्टेज करता चलूं, तो वो और प्रोडक्ट बनाने के लिए रिएक्टेंट फिर फॉरवर्ड जाएगा, रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। तो सॉल्यूशन को तो मुझे डिस्टर्ब नहीं करना, आई डोंट वांट टू रिमूव इट, बट यस, रिएक्टेंट मैं बढ़ा सकता हूं। तो ये जो गैस है, गैस के लिए कंसेंट्रेशन डिफाइन नहीं करते, प्रेशर डिफाइन करते हैं। तो गैस का अमाउंट आप कैसे बढ़ाते हो, उसका प्रेशर बढ़ा के। तो इफ आई इंक्रीज द प्रेशर ऑफ दिस गैस, डेफिनेटली दिस इक्विलिब्रियम विल बी शिफ्टिंग फॉरवर्ड। सॉल्वेंट को मैं कुछ नहीं करने वाला, आई एम ओनली गोइंग टू इंक्रीज, मैं सिर्फ प्रेशर बढ़ाऊंगा गैस का, एंड द रिएक्शन विल प्रोसीड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, गिविंग यू मोर डिसॉल्व्ड अमाउंट,
ठीक है, अब इसको इस डायग्राम के थ्रू देखने की, समझने की ट्राई करते हैं, राइट। तो आई होप इतना पार्ट आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। बस थोड़ा सा मतलब आपको पेशेंस यहां पे मेंटेन करनी होती है, बिकॉज एवरीथिंग इज कनेक्टेड। जो आप सोच रहे हो डाउट्स, वो मुझे पता है, जो आप नहीं भी सोच रहे हो वो भी मुझे पता है, बिकॉज समबडी हैज आस्क्ड, इतने सालों में किसी ने किसी ने पूछा है, ठीक है। तो देखो, अब यहां पर हमारे पास ये पिस्टन यहां पे टॉप पोजीशन पे है, गैस के पार्टिकल्स हैं और एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हुआ है। मतलब मान लेते हैं 4 पार्टिकल डिसॉल्व हो रहे हैं और 4 ही पार्टिकल सॉल्यूशन से निकल के ऊपर भी जा रहे हैं, इक्विलिब्रियम आ गया। तो 4 डिसॉल्व हुए और 4 जो डिसॉल्व थे वो बाहर निकल गए, फाइन, इक्विलिब्रियम है। नाउ वी सडनली इंक्रीज द प्रेशर ऑन द टॉप, और ये अब कंप्रेस हो गया। अब ये जब कंप्रेस हो जाएगा तो क्या होगा, यहां पे सडनली इस वॉल्यूम में प्रेशर बढ़ गया, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया। अभी जो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुई है, जो चीज बढ़ गई है, उसकी टेंडेंसी होगी कि यार ये तो जो एक बैलेंस था उससे ये अमाउंट बढ़ गया, प्रेशर बढ़ गया, तो वी नीड टू डिक्रीज दिस प्रेशर। आप प्रेशर कैसे डिक्रीज करते हो, PV is equal to nRT. I am not going to change the temperature here. I am not going to change the volume. मैं इस पिस्टन को ऊपर नीचे नहीं करने वाला हूं, तो वॉल्यूम को चेंज करना इज आउट ऑफ क्वेश्चन, टेम्परेचर चेंज नहीं करना, R वैसे कांस्टेंट है। तो प्रेशर कम करने के लिए आई नीड टू डिक्रीज द नंबर ऑफ मोल, मुझे नंबर ऑफ मोल कम करने, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम करने। मींस इस वॉल्यूम में जितने गैस के पार्टिकल्स अगर उनको मैं किसी तरीके से कम कर सकूं तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा, राइट। तो वो कैसे हो सकता है कि यहां पर जो पार्टिकल्स हैं गैस के वो डिसॉल्व हो जाएं, तो उस वॉल्यूम में जो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स है वो कम हो जाएंगे, डेफिनेटली कम हो गए ना। तो हुआ क्या, अल्टीमेटली मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स वेंट इनटू द सॉल्यूशन और सॉल्युबिलिटी बढ़ गई। तो अल्टीमेटली सॉल्युबिलिटी बढ़ाने का जो फंडा था दैट इज ओनली रिलेटेड टू ली चैटलियर प्रिंसिपल। ये आपको पार्ट समझ आना चाहिए कि ये चैप्टर बेसिकली केमिकल इक्विलिब्रियम के ऊपर बेस्ड है, फाइन। अब सडनली अगर मैं पिस्टन को वापस ऊपर कर दूं, ऊपर करने पे क्या होगा, यहां पर नंबर ऑफ पार्टिकल बहुत कम हो जाएंगे, ठीक है। तो प्रेशर जो अब इक्विलिब्रियम पे आया था अब उससे कम हो जाएगा, तो वापस से हमें वो वैल्यू मेंटेन करनी है। तो फिर से प्रेशर को बढ़ाने के लिए कुछ डिसॉल्व्ड जो अमाउंट है, जो ऑलरेडी डिसॉल्व हो रखा है, इट विल मूव आउट, ये बाहर आ जाएगा और सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी फिर गैसेस की। वही होता है व्हेन यू ओपन अ सॉफ्ट ड्रिंक की बॉटल ओपन करते ना, फिज इफेक्ट जो आता है, ठीक है। तो ऊपर से जो एक्सेस ऑफ प्रेशर लगा रखा था, जैसे ही वो प्रेशर हटा तो क्या हुआ, गैस निकल गई। बिकॉज गैस अंदर जो दबी पड़ी है उसके ऊपर से प्रेशर लग रहा है एक्सटर्नल, ठीक है। गैस बाहर निकलना चाहती है, नीचे की तरफ से गैस पुश कर रही है, बट ऊपर से उतनी फोर्स लग रही है उसको बैलेंस करने के लिए। द मोमेंट आप ये एक्सटर्नल फोर्स कम कर दोगे, एक्सटर्नल प्रेशर कम कर दोगे, ये गैस निकल जाएगी, ठीक है। तो एट एनी मोमेंट यहां पर जितना टॉप तरफ से प्रेशर होगा उतना बॉटम तरफ से भी होगा, अंदर से भी होगा, ताकि इक्विलिब्रियम मेंटेन रहे। दैट इज हेनरीज लॉ। अगर इतना समझ आ गया तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, ठीक है। और प्रॉब्लम प्रैक्टिस में आपको और भी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो आई होप इतना पार्ट तो आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। स्टिल इफ यू गाइज एवर गेट अ डाउट तो हम प्रॉब्लम प्रैक्टिस में वो सारी चीजें कर ही लेंगे। तो यहां पर हम ये बोलते हैं कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ गैस डिसॉल्व्ड, राइट, ये बोल सकते हैं ना हम। तो प्रेशर अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ गैस डिसॉल्व्ड है तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, लेट्स से अमाउंट को X ले लेते हैं, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को मैंने लिख दिया KH, तो P इज इक्वल टू KH इंटू X। दिस KH इज कॉल्ड हेनरीज लॉ कांस्टेंट, ठीक है। व्हाट इज KH? दिस इज हेनरीज लॉ कांस्टेंट या हेनरीज कांस्टेंट, फाइन। अब KH को मैं कैसे डिफाइन कर सकता हूं, देखो, अगर मैं X का अमाउंट 1 कर दूं, ठीक है, तो जो प्रेशर है वही KH है, ऐसा बोल सकते हैं हम, ठीक है, सही बात है ना। तो P इज इक्वल टू KH X भी मैं लिख सकता हूं, उसको उल्टा भी लिख सकते हैं। बहुत सारी बुक्स में कुछ जगह आपको ऐसा भी मिलेगा, उन्होंने X इज इक्वल टू KHP लिखा हुआ है, वो भी चलेगा, बिकॉज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है वो। तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी में इस तरफ लगाऊं या इस तरफ लगाऊं डजंट मैटर, सिर्फ यूनिट्स का थोड़ा डिफरेंस आएगा, बाकी रिलेशन वही है, दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो आप दोनों तरीके से उसको रिलेट कर सकते हो, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ऐसे ही करना है,
फाइन। तो x, पहली बात, सबसे पहली बात जो बच्चे यहां पे बहुत बड़ी गलती करते हैं वो ये कि x को मान लेते हैं कि सर इसे मोल फ्रैक्शन है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम जो लिखा होता है x से मोल फ्रैक्शन को डिनोट करते हैं। x इज नॉट द मोल फ्रैक्शन, सबसे पहली बात यहां समझ लेना, ठीक है। x जस्ट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अमाउंट ऑफ गैस डिजॉल्व। अमाउंट ऑफ गैस डिजॉल्व एक तरह से कंसेंट्रेशन बता रहा है ना, कि ज्यादा गैस अगर डिजॉल्व है तो उसकी कंसेंट्रेशन हाई है, कम गैस डिजॉल्व है तो उसकी कंसेंट्रेशन कम है। कंसेंट्रेशन को आप मोलैरिटी में भी एक्सप्रेस कर सकते हो, मोलैलिटी में कर सकते हो, परसेंटेज बाय मास में कर सकते हो, मोल फ्रैक्शन में कर सकते हो। तो ये x कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी एनी कंसेंट्रेशन टर्म। बट आप बोलोगे सर हमें कैसे पता लगेगा यार कौन सी कंसेंट्रेशन टर्म है? बेटा यूनिट्स दिए होंगे। अगर प्रेशर का यूनिट जनरली क्या होता है, एटीएम होता है एटमॉस्फेयर में। अगर KH का भी यूनिट एटमॉस्फेयर है तो उधर लेफ्ट साइड का यूनिट और राइट साइड का यूनिट बैलेंस हो गया, तो x क्या बचा, यूनिट लेस। तो समझ लेना कि वो फिर मोस्ट प्रोबेबली आपका मोल फ्रैक्शन ही है। बट अगर KH का यूनिट कुछ और दिया है तो P/KH से आपका x के यूनिट निकल जाएंगे, तो आपको पता लग जाएगा x मोलैरिटी तो नहीं दिया हुआ है, कि मोलैलिटी तो नहीं दिया हुआ है, तो डोंट एज्यूम कि ये मोल फ्रैक्शन है। तो प्रेशर ऑफ गैस का सॉल्युबिलिटी से क्या रिलेशन है, डायरेक्टली। तो अगर आप ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ये स्ट्रेट लाइन आएगा, दैट इज अ ग्राफ। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया आई थिंक, कि x isn't the mole fraction always. Okay, then KH is different for every gas, solvent, temperature. मतलब अगर आप इन तीनों फैक्टर में से एक फैक्टर को भी चेंज कर दोगे, KH will change. You change the gas, KH changes. You change the solvent, KH changes. You change the temperature, KH changes. अब मुझे बताओ, ठंडे पानी में ज्यादा गैस डिसॉल्व हो पाएगी? आप जो कोल्ड ड्रिंक की बोतल लाते हो तो उसको फ्रिज में रखते हो कि धूप में रखते हो? उसको ऑब्वियसली बात है फ्रिज में रखते हो। व्हाट इज द रीजन फॉर दैट? फ्रिज में क्यों रखते हैं उसको फ्रिज में रखने का सिंपल सा फंडा है, जितना टेम्परेचर कम होगा मॉलिक्यूल्स की बाहर निकलने की टेंडेंसी कम होगी, उनकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी, उसका प्रेशर क्या होगा, कंट्रोल रहेगा। ठंडे पानी में गैस ज्यादा डिसॉल्व होती है क्योंकि उसकी बाहर निकलने की टेंडेंसी कम हो जाती है। फाइन, गर्म रखोगे तो ऑब्वियसली उसका बाहर निकलने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई है। इसीलिए जितना टेम्परेचर बढ़ा दोगे उतना गैस कम डिसॉल्व होगी। तो गर्म पानी में डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन बहुत कम होती है। तो अगर आप ओशंस की बात करो, कुछ एरियाज हैं जहां पर ओशन का पानी बहुत गर्म होता है, समुद्र का पानी जो है ना बहुत गर्म होता है, वहां पर आपको मरीन लाइफ नहीं मिलेगी या निग्लिजिबल मिलेगी, उसको डेड सी बोलेंगे। फाइन, जहां पर बहुत ठंडा पानी होता है वहां उसमें डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कंटेंट ज्यादा होता है, इसलिए मरीन लाइफ इजीली सर्वाइव करती है और बहुत डाइवर्सिटी आपको मिलेगी मरीन लाइफ की वहां पे। फाइन, तो ये क्लियर हो गया। तो इसका मतलब है जितना मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा सॉल्युबिलिटी कम होगी, तो सॉल्युबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। सेकेंडली आई राइट के KH इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। हाउ वुड यू डिफाइन दिस, हाउ वुड यू जस्टिफाई कि भाई KH कैसे है, KH कैसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल सॉल्युबिलिटी के? टेक 1 minute टू प्रूव दिस। यस, प्रूव करना है, ये रटना नहीं है कुछ भी, यू नीड टू प्रूव दिस। यस, ठीक है। और बाकी दूसरी बात, इन द मेन टाइम अगर किसी ने भी बेटा सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, बिकॉज यू विल बी नोटिफाइड, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा हर एक क्लास से पहले, ताकि आपकी कोई क्लास मिस नहीं, बिकॉज दिस इज नॉट ए रैंडम लेक्चर, कभी भी आके कुछ भी पढ़ा दिया। दिस इज अ सीक्वेंस, वी विल बी कवरिंग द एंटायर सिलेबस। तो अगर आप रूटीन में क्लासेस अटेंड करेंगे अच्छे से तो आपका सिलेबस कवर होगा, आपकी ग्रोथ होगी। तो बेल आइकन दबाना है, लाइक भी करना है। अगर लेक्चर अच्छा लग रहा है ना, अब तक रुके हुए हो, देख रहे हो, तो लाइक कर दो, ठीक है। दैट इज द सपोर्ट वी नीड फ्रॉम यू गाइज। फाइन, अब देखिए KH सॉल्युबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल कैसे है। मैं दो गैसेस की बात करता हूं, लेट्स से दो अलग अलग गैसेस हैं, उन दोनों को मुझे डिसॉल्व करवाना है। कंटेनर में सॉल्वेंट सेम है और सॉल्वेंट का अमाउंट उतना ही है। ओके, अब मेरे पास एक गैस आ गई यहां पे, गैस 1, और दूसरी गैस को रिप्रेजेंट करते हैं हम, चलिए ब्लू से, ठीक है। ये गैस 2 आ गई, ये 1 है मेरे पास, ये 2 है। दोनों पे मैं सेम प्रेशर अप्लाई कर रहा हूं ना, इस गैस का भी मैंने उतना प्रेशर अप्लाई किया, इतना इसका भी मैंने उतना ही प्रेशर अप्लाई किया। सेम प्रेशर में आई वांट टू सी के ज्यादा कौन डिसॉल्व हुआ। सेम प्रेशर अप्लाई करने पे जो ज्यादा डिसॉल्व हुआ ऑब्वियसली दैट विल बी मोर सॉल्युबल, उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। फाइन, तो P इज इक्वल टू KH, X जब प्रेशर दोनों का बराबर है
तो आप लिख सकते हैं कि KH1X1 इज इक्वल टू KH2X2। अब अगर ये दोनों बराबर हैं, जिसका KH बड़ा होगा, ऑब्वियस सी बात है, जिसका KH बड़ा होगा X ऑटोमेटिकली छोटा हो जाएगा। X क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? द अमाउंट ऑफ द गैस डिसॉल्व। तो जिसका KH बड़ा होगा X उसका छोटा होगा। इट मींस हायर द KH लेसर द सॉल्युबिलिटी। तो KH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी, वी कैन प्रूव। ठीक है, चलिए आई थिंक इतना बात क्लियर है। तो कभी कभी ऐसा भी लगता भी है बच्चों को, आपको लग सकता है कि सर इतना डिटेल में जाने की जरूरत क्या है, वो आपको तब समझ आएगा जब आप एक IIT का पुराना अच्छा क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, इफ द कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इज नॉट देयर, तो भूल जाओ कि कोई भी फंडू क्वेश्चन आपसे होने वाला है IIT का इस पर्टिकुलर टॉपिक पे। हाँ, सिंपल से फॉर्मूला वाले क्वेश्चन कर दिए तो वो तो बहुत आसान है। ठीक है, अब देखिए दिस पर्टिकुलर टेबल ये क्या आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है, कैन यू गाइस टेल मी? ठीक है, ये टेबल आपकी बुक्स में दिया होगा। तो क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है? हीलियम के लिए एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, देखो ये 293, 293, 293, ये तीनों टेम्परेचर 293 है। इस पे अगर हम KH देखें, हीलियम H2 और N2 का, जिसका KH सबसे बड़ा उसकी सॉल्युबिलिटी सबसे कम, मतलब हीलियम बहुत कम सॉल्युबल है। ऐसा भी आ सकता है आपको क्वेश्चन, 4 गैसेस दे दी, उनकी सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर पूछ लिया, ये चारों में से मोस्ट सॉल्युबल कौन सी है, लीस्ट सॉल्युबल कौन सी है। तो NCERT ने दिया है टेबल, तो क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है इसके ऊपर, राइट। तो हीलियम, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में ज्यादा सॉल्युबल कौन लग रहा है? हाइड्रोजन। ठीक है, क्योंकि उसका इन तीनों में सबसे कम है। उसके बाद देखो O2 293 पे 34 वैल्यू है, टेम्परेचर बढ़ा दिया, वैल्यू बढ़ गई, KH बढ़ गया, सॉल्युबिलिटी कम होगी, तो प्रूव हो रहा है टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो सॉल्युबिलिटी कम हो जा रही है। तो KH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो भाई KH इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। समझ आया? बिकॉज KH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो KH और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फाइन। फिर आर्गन CO2, अब इसमें आप एक ट्रेंड देख सकते हो कि H2, N2, O2 में कोई भी पोलैरिटी नहीं थी, तो इनकी सॉल्युबिलिटी काफी कम है। जैसे जैसे पोलैरिटी आ रही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आ रहा है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड में आ रहा है, ठीक है, तो उसका KH काफी कम है, मतलब सॉल्युबिलिटी इंप्रूव कर गई। फिर फॉर्मल्डिहाइड, तो फॉर्मल्डिहाइड में और भी कम होगी वैल्यू, HCHO में पोलैरिटी अच्छी खासी है तो ज्यादा डिसॉल्व होगा। मीथेन, ठीक है, पोलैरिटी कोई खास नहीं है उसकी, पर फिर भी सॉल्युबिलिटी थोड़ी बहुत है। विनाइल क्लोराइड है, तो ये सॉल्युबल है। जितनी पोलैरिटी बढ़ती जाएगी सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। तो यहां पर हम जो सॉल्युबिलिटी की बात कर रहे हैं ना, हेनरी लॉ सॉल्युबिलिटी को किसके अकॉर्डिंग डिफाइन कर रहा है? प्रेशर के साथ। अब ये मत बोल देना सर ये गैस SO2 रिएक्ट कर जा रहा है उसके साथ, पानी के साथ, तो वो उसकी सॉल्युबिलिटी तो ज्यादा है। हेनरी लॉ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सॉल्युबिलिटी कॉज्ड बाय प्रेशर। हाई प्रेशर की वजह से जो सॉल्युबिलिटी आ रही है वही हेनरी लॉ एक्सप्लेन करेगा। अगर वो चीज आपस में रिएक्ट कर रही हैं पानी के साथ, इसलिए ज्यादा सॉल्युबल है, उसकी एक्सप्लेनेशन हेनरी लॉ नहीं देता। फाइन। अब चलिए लिमिटेशन की बात करते हैं। हेनरी लॉ की लिमिटेशन, पहली बात, इट इज एप्लीकेबल इफ प्रेशर ऑफ द गैस इज नॉट टू हाई। याद ही करना ये वाला पार्ट। ओके, देन टेम्परेचर इज ऑल्सो नॉट टू लो, प्रेशर भी बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर बहुत कम नहीं होना चाहिए। गैस और वाटर के बीच में, सॉल्वेंट के बीच में देयर शुड नॉट बी एनी केमिकल रिएक्शन, बिकॉज अगर केमिकल रिएक्शन हो गया तो सॉल्युबिलिटी उस रिएक्शन की वजह से आएगी। बट हेनरी लॉ प्रेशर के साथ सॉल्युबिलिटी को एक्सप्लेन कर रहा है। फिर गैस शुड नॉट अंडरगो एनी काइंड ऑफ डिसोसिएशन इन सॉल्यूशन, कि पार्टिकल डिसोशिएट करके नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज करके, वैसा कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। अब एप्लीकेशन देखते हैं। तो एप्लीकेशन में पहली चीज टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन सॉफ्ट ड्रिंक्स। तो क्योंकि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी, जितना प्रेशर हम अप्लाई करेंगे गैस का उतनी ही कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा डिसॉल्व होगी। तो एक पार्ट तो ये हो गया। कोल्ड ड्रिंक पीते हो, अब समझ आ गया ना क्या होता है, कैसे बनता है। ठीक है, एक्वेटिक लाइफ सर्वाइव्स बेटर इन कोल्ड वाटर, ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, बिकॉज जितना ठंडा पानी होगा डिसॉल्व गैसेज उतनी कम होगी। एक एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हो, बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट है। नॉर्मल पानी लेना, टैप वाटर, और उसको डायरेक्टली फ्रीज कर देना। उसके जो आइस क्यूब्स बनेंगे उनको देखना, वो ओपेक होंगे, बट ट्रांसपेरेंट नहीं होंगे। फिर क्या करना, पानी को बॉईल करना। ठीक है, बॉईल करने के बाद उस पानी को लेके फ्रीजर में डाल देना और उसका आइस क्यूब देखना। बॉइल्ड वाटर का जो आइस क्यूब होगा जब बनेगा,
वो काफी हद तक ट्रांसपेरेंट होगा। क्यों? जब आपने पानी को बॉईल किया तो हाई टेम्परेचर पे उसमें जितनी डिजॉल्व्ड गैसेस थी वो मैक्सिमम निकल गई। रूम टेम्परेचर पे जो पानी होता है उसमें ऑक्सीजन भी डिजॉल्व होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी डिजॉल्व होती है। उन डिजॉल्व गैसेस की वजह से जब वो फ्रीज होता है तो आइस क्यूब थोड़ा ओपेक सा रहता है, ट्रांसपेरेंसी नहीं उसमें आती। ठीक है, ये भी बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट होता है। तो अच्छे वाले मस्त वाले एकदम आइस क्यूब भी आप बनाना सीख सकते हो केमिस्ट्री के थ्रू। फाइन। देन स्कूबा डाइविंग ब्रीदिंग एयर टैंक्स। यस, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको बहुत ध्यान से सुनना, पूरी कहानी में इसकी सुनाऊंगा एग्जैक्टली होता क्या है। तो जब स्कूबा डाइवर्स डाइविंग के लिए जाते हैं पानी में तो वो एक ऑक्सीजन का टैंक लेके चलते हैं ना, वो एक्जैक्टली ऑक्सीजन नहीं होती, ठीक है, उसमें एक मिक्सचर होता है गैसेस का। अब जब आप नॉर्मली रूम टेम्परेचर पे हो या सी लेवल पे हो तो आप ब्रीथ कर रहे हो, जो एयर आप ले रहे हो ऑक्सीजन आपके लंग्स में जा रही है, वहां से ब्लड में डिसॉल्व हो रही है, ब्लड के थ्रू करते 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 आपकी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन पहुंच रही है, उसी वजह से आप जिंदा हैं, राइट। तो यू आर अलाइव बिकॉज यू आर ब्रीदिंग, टेकिंग इन ऑक्सीजन into the lungs, from there it is going into the blood, and from blood it is being circulated into the entire body. Fine. अब क्या होगा, when scuba divers goes deep into the water, तो water में surface पे जो pressure लग रहा है that is atmospheric pressure, but when you go deep, ठीक है, let's say अभी scuba diver यहाँ पे है, ठीक है। अब मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है, मतलब अच्छी है यार पर इस पे नहीं आ रही उतनी अच्छी, ठीक है, आई डोंट अंडरस्टैंड। यहाँ पे इसके सिलेंडर लगा हुआ है, ठीक है, मान लो यार ये स्कूबा डाइवर है, ठीक है, मान लो। अब इसके ऊपर जो प्रेशर लग रहा है वो सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं है, इसके ऊपर जो पानी का ये हाइड्रोस्टैटिक कॉलम बन रहा है, ठीक है, द हाइड्रोस्टैटिक कॉलम ऑफ द वाटर दैट इज ऑल्सो एक्सर्टिंग प्रेशर। तो व्हाट इज द टोटल प्रेशर ऑन द बॉडी ऑफ द स्कूबा डाइवर? टोटल प्रेशर कितना आ गया? दैट इज PATM प्लस रो GH, ठीक है, ये H हाइट है, ये होगा, तो प्रेशर बढ़ गया ना। अब जब वो ब्रीथ करेगा, जो भी उसने वो सिलेंडर लिया उसमें से जो भी वो एयर का मिक्सचर आ रहा है वो ब्रीथ करेगा ज्यादा प्रेशर पे, बिकॉज P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X। प्रेशर बढ़ गया तो वो जो गैसेस अब डिसॉल्व होंगी उसकी बॉडी में ज्यादा होंगी। अगर ऑक्सीजन भी डिसॉल्व होगी तो ज्यादा डिसॉल्व होगी। फाइन, आप बोलोगे बहुत अच्छी बात है भाई, मजा आ गया, टिश्यूज को ज्यादा ऑक्सीजन मिल रही है। अब देखो प्रॉब्लम क्या होती है, व्हेन इट स्टार्ट्स गोइंग अप, वापस ऊपर आना, डिसेंड मतलब असेंडिंग स्टार्ट करेगा ऊपर आना, तो अब उसके ऊपर प्रेशर कम हो रहा है। ये प्रेशर कम होगा तो एक्स की वैल्यू कम होगी, तो जो ऑलरेडी बॉडी में एक्सेस ऑफ गैसेस डिसॉल्व हुई हैं या ऑक्सीजन ज्यादा डिसॉल्व हो रखी है, इट विल स्टार्ट कमिंग आउट। अब इमेजिन करो अगर आपकी वेन्स में, बॉडी में वो ऑक्सीजन जो डिसॉल्व थी वो बबल्स की फॉर्म में बाहर निकलना स्टार्ट करे, कितना पेनफुल वो कंडीशन होगी। तो दैट इज कॉल्ड बेंड्स। यस, दिस इज अ कंडीशन कॉल्ड बेंड्स। वेरी पेनफुल कंडीशन, वेरी वेरी सीरियस कंडीशन फॉर द बॉडी। तो इसीलिए हम नहीं चाहते कि इतने हाई प्रेशर पे जाके बॉडी में ज्यादा अमाउंट ऑफ गैसेस डिसॉल्व हो। इसीलिए वो जो ब्रीदिंग एयर टैंक्स लेके जाते हैं उसको हीलियम के साथ डाइल्यूट किया जाता है। उसमें नॉर्मल प्रोपोर्शन नहीं होती जो एयर में है कि आपका 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है। नो, इट इज डाइल्यूटेड विद हीलियम बिकॉज हीलियम की सॉल्युबिलिटी कम होती है। तो जस्ट टू अवॉइड दिस कंडीशन, एनॉक्सिया, आप किसी हिल स्टेशन पे जाते हो तो जितना आप हाइट पे चढ़ते जा रहे हो, हाइट पे चढ़ने जाने पे क्या होगा, यू फील डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, सांस लेने में तकलीफ होती है। प्रॉब्लम उससे क्या होती है, जितना आप हाइट पे जाओगे ऑक्सीजन का लेवल कम होता जाएगा। तो ऑक्सीजन का जब लेवल कम हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का प्रेशर भी कम हो रहा है। आप जब नीचे थे तो वहां ऑक्सीजन का प्रेशर ज्यादा था, तो आपके लंग्स में जो ऑक्सीजन डिसॉल्व हो रही है, पहुंच रही है, वो ज्यादा पहुंच रही है, प्रेशर हाई था। आप पहाड़ों पे चले गए, प्रेशर ऑक्सीजन का कम हो गया, तो जो ऑक्सीजन डिसॉल्व हुई लंग्स में वो भी कम हुई ना, जो लंग्स में गई और ब्लड में गई। तो इसीलिए डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग होती है। ठीक है, तो सारे हेनरी लॉ से रिलेटेड है। फाइन, चलिए अब सिंपल सा क्वेश्चन आपके लिए। तो कार्बोनेटेड वाटर इज अ सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस स्टेटमेंट? ये ट्रू है, फॉल्स है, क्या लगता है आपको? यू हैव 30 seconds टू थिंक अबाउट दिस प्रॉब्लम एंड डेफिनेटली आई वुड लव टू सी योर रिस्पॉन्स, कि आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, आपका क्या थॉट प्रोसेस इसके ऊपर आता है। ठीक है, तब तक के आई जस्ट हैव सम वाटर।
ठीक है। एंड अनदर थिंग, आपको अब तक लेक्चर कैसा लगा? अगर आपको सही लग रहा है देन डू गिव अ फीडबैक, अच्छे अच्छे प्यारे से कमेंट्स, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, ठीक है, वो सारी चीजें करनी है। तो आई होप कर लिया होगा आपने, अब तक सोच लिया होगा जितना सोचना था इस पे। देखिए, कार्बोनेटेड वाटर में डेफिनेटली सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है कि अब जैसे ये ग्लास ऑफ वाटर है, ठीक है, अब इसमें रूम टेम्परेचर पे जितनी कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व होनी थी उतनी हो ही होगी ना। ऐसा नहीं इसमें कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व नहीं है, उसमें है, ठीक है। एक बार इक्विलिब्रियम आ गया तो आ गया। अब जब आप सॉफ्ट ड्रिंक्स की बात करते हो तो हम क्या करते हैं, उसमें फोर्सफुली ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व करवा के रखी होती है हमने, ठीक है, तो वो सुपर सैचुरेटेड हुआ ना, क्योंकि उतने अमाउंट ऑफ वाटर में एट दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर उतनी कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व नहीं होनी थी, पर हमने फोर्सफुली करवाई है। तो इन दैट सेंस यस, इट इज अ सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर। फाइन, तो उसके हम बोल सकते हैं दैट इज ट्रू। और ये क्या सोच रहा है? कुछ तो सोच रहा होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ दिस वन, द सॉल्युबिलिटी ऑफ प्योर ऑक्सीजन इन वाटर। ये अच्छा क्वेश्चन है, तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि बहुत टफ क्वेश्चन है, बट ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये। ओके, तो हेनरी लॉ अभी आपने पढ़ा है, तो आई वॉन्ट यू टू रीड दिस केयरफुली। और सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं बोलता हूं बच्चों को, जब भी आप केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो, फोकस ऑन द डेटा। व्हाट इज गिवन, क्या क्या आपको सिचुएशन दिया, ओके ये हमारे को पता है, ये वाली चीज हमें पता है, व्हाट इज अननोन, देन ट्राई टू एस्टेब्लिश अ सिनेरियो कि हो क्या रहा है। जो मेरे पास गिवन डेटा है वो अननोन डेटा के साथ मैं कैसे उसको रिलेट कर सकता हूं। जैसे जैसे आप इस चीज के ऊपर काम करते जाएंगे, आपकी अपनी एक प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथोडोलॉजी डेवलप होगी, एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, क्योंकि आप किसी दूसरे का मेथड कॉपी नहीं कर सकते। कब तक कॉपी करोगे? तो जब भी आप बुक्स को रेफर करते हो, डोंट ट्राई टू कॉपी देयर सॉल्यूशन, जस्ट सी कि आपने जो सोचा था और उसके अकॉर्डिंग आप जो करने वाले थे, उसने जो किया उसमें डिफरेंस क्या है, वेयर एग्जैक्टली यू वेंट रॉन्ग, ठीक है। नेवर कॉपी एनीबॉडीज मेथोडोलॉजी। देखो, the solubility of pure oxygen in water at 20 डिग्री सेल्सियस एंड 1 atm प्रेशर इज 43 mgO2। कि पानी में, ठीक है, पानी में प्योर ऑक्सीजन 1 atm का प्रेशर अगर हम अप्लाई करें, किसका 1 atm भाई? ऑक्सीजन का। तो हमारे पास ये कंटेनर है, यहां पे हमारे पास ये पानी आ गया, ठीक है, और इस पे हम ऑक्सीजन का प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, तो प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज 1 atm। तो ये जब कंडीशन है और टेम्परेचर भी उसने 20 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, तब सॉल्युबिलिटी कितनी है? 43 मिलीग्राम O2 पर लीटर। तो अगर ये 1 लीटर वाटर है तो इसमें कितना O2 डिसॉल्व है? इसमें 43 मिलीग्राम ऑक्सीजन डिसॉल्व होगी। ये है सिनेरियो फर्स्ट। व्हेन एयर इज इन कॉन्टैक्ट विद वाटर एंड द एयर प्रेशर इज 585 टॉर, ठीक है, एयर इज इन कॉन्टैक्ट विद वाटर, ऑब्वियस सी बात है, एयर तो होगी वहां पे, ओके, सेम टेम्परेचर, तो टेम्परेचर की वेरिएशन नहीं है, और एयर का प्रेशर है 585। तो माइंड इट, एयर का प्रेशर 585 है, ऑक्सीजन का नहीं। जब मैं लिखता हूं हेनरी लॉ में P इज इक्वल टू KHX, आई से दिस इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, दिस इज नॉट द टोटल प्रेशर एक्टिंग ऑन इट। तो ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी निकालनी है तो आई नीड प्रेशर ऑफ O2, ये एयर का है। हाउ मच अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज डिसॉल्व्ड इन 500 ml? 1 लीटर में पहले हो रही थी 43 मिलीग्राम, जब 1 atm था प्रेशर, ठीक है। द एवरेज कंसेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन एयर इज 21.1 को छोड़ो, 21 लेके चलते हैं। तो देखो 100% एयर का प्रेशर है 585, अगर उसमें 21% ऑक्सीजन है तो टोटल इस वैल्यू का 21% जो प्रेशर होगा डेफिनेटली वो ऑक्सीजन का प्रेशर है। तो P गैस या PO2 तो आ गया ना आपका, वो कितना आया? 585 का 21%, ये आ गया, ठीक है। अब यार जब 1 atm था प्रेशर तो 43 मिलीग्राम हो रहा था, ठीक है, फाइन। तो 1 atm का मतलब कितना हुआ? 760 टॉर। तो 760 के लिए सीधी सी बात है, अगर 760 के लिए 43 मिलीग्राम हो रहा था तो इतने प्रेशर के लिए कितना होगा? निकल जाएगा ना, वो आ गया आपका आंसर, ठीक है। बट
वो था पर लीटर, आपको 500 ml में पूछा हुआ है। ठीक है, अब थोड़ी सी क्लैरिटी आई। तो हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं जो भी आपको बहुत अच्छे से दिख नहीं रही होंगी, बट चलो मैं ये कहानी इसको छोड़ दूं क्या ऐसे, नहीं इसको हटा देते हैं। ठीक है, तो देखो, तो आपको 4 ऑप्शन दिए, 7 मिलीग्राम, 9 मिलीग्राम, 3.5, 0.1। तो नेक्स्ट स्लाइड में ये आपका प्यारा सा आंसर है कि हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ गैस। तो सॉल्युबिलिटी S1 अपॉन S2 इज इक्वल टू P1 अपॉन P2। हमें KH की जरूरत ही नहीं थी क्योंकि हमारे पास 2 सिनेरियो हैं, स्टार्टिंग वाला और दूसरा वाला। तो रेशियो ले सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है, तो प्रेशर ऑफ एयर 585 है, तो प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना आ गया उसका 21%, वो निकल गया। ओके, तो वहां से प्रेशर ऑफ O2 इतना आ गया। सॉल्व करने पे इस वैल्यू यहां पर इस फॉर्मूला में आपने पुट की वैल्यू, तो आपको आ गया S2 7 मिलीग्राम पर लीटर है वो। आपको क्वेश्चन में पूछा 500 ml में कितना होगा, तो 1 लीटर में अगर 7 मिलीग्राम है तो 500 ml में आएगा 3.5 मिलीग्राम। दैट इज द आंसर। तो आप इसको फॉर्मूला लगा के भी कर सकते थे, बट प्रीवियस स्लाइड में मैंने आपको फॉर्मूला के अकॉर्डिंग नहीं बताया, मैंने आपको कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बताया कि ठीक है यार 1 atm से इतना डिसॉल्व हो रहा है, 1 atm में 760 टॉर। ठीक है, तो हम प्रेशर निकालते हैं, 760 से इतना हुआ, घुमा फिरा के बात वही आ गई। फॉर्मूला इज अ मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉन्सेप्ट। इफ यू डायरेक्टली नो द कॉन्सेप्ट तो आप वो स्टेप्स ऑलरेडी वैसे ही आप लिखोगे। ठीक है, तो फॉर्मूला को रटना नहीं है, फॉर्मूला को समझ लेना है, उसको डिराइव कर लेना माइंड में। एक बार वो चीज क्लियर होगी तो आपको फॉर्मूला याद रहे ना रहे, आप स्टेप सही करोगे। ठीक है, फाइन, आई होप दिस इज क्लियर। एक सिंपल सा क्वेश्चन था, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो ये नहीं था। चलिए तो नेक्स्ट मूव करते हैं। अनदर क्वेश्चन, Henry's law constant for the molality of methane in benzene at 298 Kelvin is 4.27 into 10 raised to power 5 mm of mercury. Determine the solubility of methane in benzene at 298 Kelvin under 760 mm of mercury. Yes. Now that's a good question. That's a beautiful question क्योंकि ये previous year IIT का question है। ठीक है, तो ये अच्छा question है, simple है, because it provides you एक stimulate करता है कि यार क्या है ये स्टेटमेंट का, कुछ समझ नहीं आ रहा है, बट इट्स अ वेरी सिंपल स्टेटमेंट, कोई कॉम्प्लिकेशन इसमें नहीं है, बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट है ये। ठीक है, सोचो, आई गिव यू 30 सेकेंड्स, क्या हो सकता है। एंड अगर 30 सेकेंड में ना हो, पॉज द वीडियो। ठीक है, पॉज कर लो, 1-2 मिनट लगा लो उसके लिए। आई डोंट वांट यू टू बी डायरेक्टली सीइंग द सॉल्यूशन पार्ट कि कैसे सॉल्व कर दिया। ठीक है, ओके, तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर द मोलैलिटी ऑफ मीथेन। सबसे पहले बच्चा कंफ्यूज कहां पर होता है, मोलैलिटी ऑफ मीथेन, सर ये क्या हुआ। मोलैलिटी का तो हमने कहीं कोई जिक्र पढ़ा ही नहीं, यू नेवर मेंशन मोलैलिटी जैसा कुछ जब आप हेनरी लॉ पढ़ा रहे थे। पॉइंट इज गाइस, मोलैलिटी इज जस्ट अनदर टर्म फॉर एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन। मैं मोल फ्रैक्शन बोल दूं, मैं मोलैरिटी बोल दूं, मैं मोलैलिटी बोल दूं, दीज आर जस्ट टर्म्स to express the concentration of solute. तो don't get confused by that. That is just there. देखो लैंग्वेज में कंफ्यूज नहीं होना है। आईटी के अच्छे क्वेश्चन का मतलब क्या होता है, दे कंफ्यूज यू इन द लैंग्वेज। अगर आप लैंग्वेज में उलझ गए तो गए। ठीक है, तो फॉर मोलैलिटी की जगह कैन वी कॉल इट सॉल्युबिलिटी, यस, बिकॉज सॉल्युबिलिटी का ही एक टाइप होता है मोलैलिटी, है ना, सॉल्युबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए। तो कंसिडर इट कि ऐसा लिखा गया है, हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर द सॉल्युबिलिटी ऑफ मीथेन इन बेंजीन एट 298 केल्विन इज, तो ये आपके पास आ गया KH की वैल्यू। ठीक है, अब चलो इसमें ऑप्शन भी देख लेते हैं। 406 इंटू 10⁻⁻5। अच्छा एक सेकेंड, हाँ, तो ये आपके पास आ गया KH की वैल्यू। तो KH इज 4.27 इंटू 10⁻5 mm ऑफ मर्करी। फाइन, ये हो गया। नाउ डिटरमिन द सॉल्युबिलिटी ऑफ मीथेन इन बेंजीन एट 298 केल्विन अंडर 760 mm ऑफ मर्करी। एवरीथिंग इज गिवन, प्रेशर दिया है, KH दिया है, तो X ही तो निकालना है। ओके, तो ये सिनेरियो आपके पास, ये बेंजीन का सॉल्यूशन है, बेंजीन पे मीथेन का प्रेशर लग रहा है। ठीक है, तो पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू KHX, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ मीथेन इज इक्वल टू 760 mm ऑफ मर्करी, KH इज इक्वल टू दिस मच, तो जस्ट अप्लाई द फॉर्मूला, X आपके पास आ गया। अब एक चीज, क्योंकि प्रेशर की यूनिट भी आपके पास mm ऑफ मर्करी में है, KH की यूनिट भी आपके पास mm ऑफ मर्करी में है, दोनों कैंसिल हो गए, तो X क्या आ जाएगा आपके पास, X विल बी योर, व्हाट इज X,
x इज द मोल फ्रैक्शन, यूनिटलेस हो गया ना वो, ठीक है, डन। चलो ये क्वेश्चन हो गया, नोट इट डाउन। ठीक है, एडिट कर सकते हैं। हाँ बोलो क्या हुआ? ये नहीं, यहाँ पे हमें स्टॉप करना पड़ेगा। हाँ नहीं सही है, आप यहाँ पे याद रखना 10 मिनट का बाद में रिकॉर्ड कर लेंगे, एडिट हो जाएगा। यही अच्छा। पोजीशन है आपकी, है ना, और कर लेंगे। कोई दिक्कत नहीं, ये स्लाइड होगी खत्म। हाँ सेव कर लो फिर इसको। आई विल बी स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट स्लाइड। हाँ तो ये सेव कर लो आप। ठीक है। नहीं क्योंकि वो लाइव इवेंट है ना, उनका दो क्लासेस का है। ओके तो कंटिन्यू करते हैं विद द नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो नेक्स्ट, दिस इज अ ब्यूटीफुल प्रॉब्लम, और ये एक इतना अच्छा क्वेश्चन है कि आपके बहुत सारे फंडे इसमें क्लियर होने वाले हैं। एसिड बेस का फंडा भी इसमें क्लियर होगा, मोल कॉन्सेप्ट का भी, सॉल्यूशन का पार्ट भी, एंड दिस इज एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको आप सब्जेक्टिव में भी कर सकते हो और इसको आप ऑब्जेक्टिव में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो हाउ मेनी ml ऑफ 0.1 मोलर HCl आर रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विद 1 ग्राम मिक्सचर ऑफ Na2CO3 एंड NaHCO3 कंटेनिंग इक्विमोलर अमाउंट्स ऑफ बोथ। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताना कि क्वेश्चन को पढ़ के कैसा लगा, मतलब सिंपल सा क्वेश्चन लगा, बेकार लगा, कैसा लगा? बेटा ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, यस, और ये एक ऐसा क्वेश्चन है ये डायरेक्टली आईआईटी एडवांस में आ सकता है। मतलब इतना पोटेंशियल है इस क्वेश्चन में कि ये आपका फंडा भी क्लियर कर देगा और ये एडवांस लेवल का क्वेश्चन भी है, ठीक है। तो ये उन लोगों के लिए जो एनसीईआरटी को अंडर एस्टिमेट करते हैं, उनको लगता है कि सर क्या क्या पढ़ लें, क्या क्या कर लें, ठीक है, एनसीईआरटी छोड़ के कुछ भी करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब इस पे अगर आपको ट्राई करनी, यू कैन पॉज द वीडियो, यू कैन ट्राई इट फॉर 2 मिनट्स, अदरवाइज लेट्स स्टार्ट। ओके, तो ये आपके पास 4 ऑप्शंस आ गई जिनको सॉल्व करना है। तो सबसे पहली बात जो इस पे मैं आपका फोकस आप करो, इस पे जरा सा देखो। फर्स्ट थिंग, हाउ मेनी ml ऑफ 0.1 मोलर HCl आर रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विद 1 ग्राम मिक्सचर ऑफ Na2CO3 एंड NaHCO3। पहली बात है HCl इनसे रिएक्ट क्यों करेगा? क्योंकि Na2CO3 और NaHCO3 दोनों बेसिक सॉल्ट हैं। बेसिक मतलब वो अल्कलाइन मीडियम जनरेट करते हैं, इसीलिए एसिड बेस रिएक्शन होगा HCl का दोनों के साथ, तो इट्स एसिड बेस रिएक्शन, फाइन। एंड दे हैव इक्विमोलर अमाउंट, मतलब 1 ग्राम जो मिक्सचर है उसमें जितने मोल Na2CO3 के हैं उतने मोल NaHCO3 के भी हैं, फाइन। तो सबसे पहले हम वो वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। तो मान लेते हैं कि जो हमारे पास Na2CO3 प्लस NaHCO3 1 ग्राम मिक्सचर है, इसमें x ग्राम NaHCO3 और 1 माइनस x ग्राम इज द सोडियम कार्बोनेट। तो ये आ गया वेट, नंबर ऑफ मोल निकाल लेंगे तो डिवाइड बाय कर देंगे मॉलिक्यूलर वेट से, तो 106 से डिवाइड किया, यहाँ 84 से किया। अब सिंस बोथ आर इक्विमोलर, तो बराबर नंबर ऑफ मोल हैं, इसलिए दोनों को इक्वेट कर दिया। वहां से आपके पास x की वैल्यू आ गई 0.557 ग्राम एंड 1 माइनस x इज 0.443 ग्राम, फाइन। यहां तक हो गया। अब देखो ये पार्ट क्लियर है, अब x आ गया। अब जब भी एसिड और बेस के बीच में कोई रिएक्शन होता है, फॉर कंप्लीट रिएक्शन नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, अब ये इक्विवेलेंट आपको समझ आएंगे नहीं आएंगे, दैट डिपेंड्स कि आपने नॉर्मेलिटी वाला पार्ट पढ़ा हुआ 11th में, नहीं पढ़ा है। नहीं पढ़ा है तो मंडे से वैसे मोल कॉन्सेप्ट स्टार्ट भी होने वाला है, तो उसमें जब आपका ये कंसंट्रेशन टर्म्स आएंगे तो आप वो लेक्चर अटेंड कर सकते हो अगर आपको इन टॉपिक्स पे ज्यादा क्लैरिटी चाहिए, फाइन। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ बेस। तो इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं? नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम। HCl के लिए मोलैरिटी नॉर्मेलिटी दोनों बराबर होते हैं, क्योंकि HCl का n फैक्टर 1 होता है। तो HCl की मोलैरिटी थी 0.1, तो नॉर्मेलिटी भी इसलिए 0.1 ही आएगी, क्योंकि एसिड कितने H पॉजिटिव देता है, दैट इज इट्स n फैक्टर, वो एक ही देता है। तो 0.1 इंटू वॉल्यूम, तो आगे 0.443 अपॉन 106 नंबर ऑफ मोल। अब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स होते हैं नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई बाय n फैक्टर। Na2CO3 में जो कैटायन वाला पार्ट है, या 2 H पॉजिटिव रिप्लेस हुए ना, तो n फैक्टर 2 है, क्योंकि 2 H पॉजिटिव रिप्लेस हुए। NaHCO3 में एक ही H पॉजिटिव रिप्लेस हुआ, तो उसका n फैक्टर 1 है। तो ये नंबर ऑफ मोल को n फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है, तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स कितने होते हैं, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय n फैक्टर, जिसको आप वैलेंसी फैक्टर भी बोलते हो। बस, तो ये वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट करनी है, सॉल्व किया और आपके पास वॉल्यूम आ गई।
तो क्वेश्चन एज अ देखा जाए तो कैलकुलेशन में कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बट सीक्वेंस समझना कि पहले क्या करना है उसके बाद क्या करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस क्वेश्चन। इसीलिए आई विल ऑलवेज आस्क यू कि आपकी जो बेसिक टेक्स्ट बुक है एनसीईआरटी उसको पूरा सॉल्व करो, एक एक लाइन उसकी पढ़नी है, एक एक उसका इंटेक्स क्वेश्चन, सॉल्व एग्जाम्पल, एक्सरसाइज सब कुछ सॉल्व करना है, फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करना है। दैट इज द बेस्ट मेथड ऑफ प्रेपरेशन। उसके बाद आप जो मर्जी करना है सॉल्व वो करो। फाइन, तो आई होप दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। या अब हेनरी लॉ हमने डिस्कस किया, तो हेनरी लॉ के ऊपर अब सिंपल से क्वेश्चन भी कर लेते हैं। द हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर द सॉल्युबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन गैस इन वाटर एट 298 केल्विन इज 1 × 10⁵ atm। यस, KH की वैल्यू दी है नाइट्रोजन गैस के लिए 1 × 10⁵ atm। तो बेटा KH के यूनिट अगर एटमॉस्फेयर में तो P = KHX। प्रेशर की यूनिट भी एटमॉस्फेयर है, KH के भी वही है, तो फिर X का यूनिट क्या हुआ, यूनिटलेस, मतलब मोल फ्रैक्शन होगी ऑलमोस्ट वो, ठीक है, या परसेंटेज बाय मास भी हो सकता है उस तरह से, पर तो मतलब ये यूनिटलेस है X। द मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इन एयर इज 0.8। द नंबर ऑफ मोल ऑफ N2 फ्रॉम एयर जो कि डिसॉल्व हो रहे हैं इन 10 मोल ऑफ वाटर एट 298 केल्विन एंड 5 atm प्रेशर इज। तो ये आपको सॉल्व करना है। दीज आर द ऑप्शंस फॉर यू। तो आई गिव यू टाइम 1 मिनट, ट्राई दिस क्वेश्चन। क्या आप इसमें कर सकते हैं, अगर आपका मेथोडोलॉजी भी सही हुआ, सीक्वेंस ऑफ स्टेप सही हुआ, तो यू डोंट हैव टू अराइव एट द आंसर, सफिशिएंट है, ठीक है। तो देखो, सोचो कि इसमें क्या करेंगे। चलो तो मैं सॉल्व करवाता हूं, ठीक है। देखो अब यहां पे ओप्स सॉल्यूशन नहीं है, चलो फिर खुद ही सॉल्व करते हैं। तो हेनरी लॉ कांस्टेंट हमारे पास आ गया P = KHX। फाइन, अब ध्यान देना है, तो 1 × 10⁵ ये KH की वैल्यू आ गई। तो फॉर द सॉल्युबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन इन वाटर, फाइन, द मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इन एयर इज 0.8, ठीक है, मतलब एयर में 80% नाइट्रोजन है। फाइन, जो 5 atm प्रेशर है, ये 5 atm प्रेशर तो एयर का है, इसमें से 80% क्योंकि नाइट्रोजन है, तो इस 5 atm का जो 80% है वो नाइट्रोजन का प्रेशर हुआ। तो यहां से आप बोल सकते हो कि प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इज एक्चुअली 0.8 × 5, दैट इज 4 atm। तो आउट ऑफ 5 atm नाइट्रोजन का प्रेशर 4 atm है। तो जब आप P = KHX लिखते हो तो प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन हम यहां पे यूज करेंगे, ठीक है। तो प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन आ गया 4 atm। ये कितना है, 1 × 10⁵ × X, तो आ गई मोल फ्रैक्शन, तो 4 × 10⁻⁻5, ठीक है। तो X की वैल्यू आ गई आपके पास 4 × 10⁻⁻5। नाउ टेल मी, क्या ये हमारा आंसर आ गया? ऑप्शन दिए यहां पे हमारे पास, ठीक है, दिया ना सी ऑप्शन 4 × 10⁻⁻5। तो दैट इज आवर आंसर नहीं है हमारा ये। क्यों नहीं है? बिकॉज यहां पे पूछा है 10 मोल ऑफ वाटर। मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? मोल फ्रैक्शन का मतलब है, अगर इसकी मोल फ्रैक्शन ये है कि टोटल मोल में इसके कितने हैं, ये हुआ ना। अगर किसी की मोल फ्रैक्शन 0.2 है तो उसका मतलब जब टोटल मोल 1 है तो उसमें उसके 0.2 है, तो टोटल मोल मिला के अगर 1 है तब x का इतना है। अब टोटल मोल में ये वैल्यू बहुत ही कम है, 1 से अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरे पास मोल ऑफ वाटर आ जाएंगे, है ना। तो मैं ये बोल सकता हूं ना कि टोटल एक मोल में इतने मोल इसके हैं। तो पानी के मोल कितने हैं, या सॉरी पानी की मोल फ्रैक्शन क्या आ जाएगी वाटर के लिए, 1 माइनस दिस, ये निग्लिजिबल है। तो रफली आप ये बोल दो कि टोटल मोल 1 जो है वो वाटर के ही मोल है। तो एक मोल वाटर के लिए इतने मोल नाइट्रोजन है, तो 10 मोल के लिए कितना होगा, मल्टीप्लाई बाय 10, तो आंसर आएगा 4 × 10⁻⁻4। दैट वाज द ब्यूटीफुल पार्ट इन द क्वेश्चन कि आपने क्विकली सॉल्व कर लिया, ये आंसर भी आ गया, बट यू फॉरगॉट के 10 मोल ऑफ वाटर के लिए वो दिया हुआ है। राइट, सही था, मजा आया, ठीक है। तो ये होता है कि क्वेश्चन में कभी जल्दबाजी नहीं करनी है। ऑलवेज मेक श्योर कि रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली। आप यूनिट्स पे ध्यान दे रहे हो, यूनिट्स कौन से हैं, यूनिट्स पे गलती नहीं कर रहे हो, ठीक है। और एक छोटी से छोटी डिटेल को भी आप एक्नॉलेज कर रहे हो, दैट इज इंपॉर्टेंट।
तो स्पीड के साथ साथ ध्यान भी रखना है, होश नहीं खोना है। फाइन। तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन मतलब काम आते हैं, आपको याद दिलाते हैं कि ये गलती आप कर रहे हो। नेक्स्ट इज द वेपर प्रेशर ऑफ अ प्योर लिक्विड और सॉलिड। तो उसका मैं जस्ट जनरल सा इंट्रो आपको देता हूं, बाकी जो फिर कहानी है पूरी डिटेल उसकी वो आगे वाले लेक्चर में ही आ पाएगी। ठीक है, तो वेपर प्रेशर जैसे कि हमने स्टार्टिंग में भी मेंशन किया था कि जब भी वेपर लिक्विड के साथ इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं, मतलब आपने पानी रखा है, धीरे धीरे वो इवेपोरेट करेगा, कुछ टाइम के बाद कंडेंसेशन भी स्टार्ट हो जाएगी। तो एक पॉइंट आएगा व्हेन द रेट ऑफ इवेपोरेशन विल बी इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। तो जब रेट ऑफ इवेपोरेशन और कंडेंसेशन दोनों बराबर हो गए, देन द सिस्टम हैज रीच्ड इक्विलिब्रियम। उस टाइम जो वेपर का प्रेशर होता है दैट इज कॉल्ड वेपर प्रेशर, इक्विलिब्रियम है। तो दिस इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर इन इक्विलिब्रियम विद द प्योर सॉलिड और लिक्विड। यस, सॉलिड का भी वेपर प्रेशर होता है। जरूरी नहीं है कि सॉलिड डायरेक्टली पहले लिक्विड में जाएगा, मेल्ट होगा, फिर आके वेपर में आएगा। बहुत ऐसे सॉलिड्स हैं जो डायरेक्टली वेपर में जाते हैं, सबलाइम करते हैं। तो सॉलिड्स के लिए भी वेपर प्रेशर डिफाइंड है, लिक्विड के लिए भी डिफाइंड है। फाइन। नेक्स्ट, वॉलेटाइल सॉलिड, जैसे मैंने एग्जांपल अभी दिया ना, काफी है। I2 है, इट इवेपोरेट एंड हैज अ वेपर प्रेशर एट एनी गिवन टेम्परेचर। देन इवेपोरेशन एक सरफेस फिनोमेना है, क्योंकि सरफेस से मॉलिक्यूल को एस्केप करना है। जबकि बॉइलिंग ऐसा नहीं कि सरफेस से स्टार्ट होती है, यू कैन सी द बबल्स कमिंग फ्रॉम द बल्क ऑफ द लिक्विड, मिडल से भी आ रहे हैं, कई जगहों से आ रहे हैं। ठीक है, तो बॉइलिंग एक बल्क फिनोमेना है, जबकि इवेपोरेशन एक सरफेस फिनोमेना है। ठीक है, तो ये पार्ट क्लियर है, सिंपल सिंपल सी टर्म्स थी। देन वेपर प्रेशर, क्योंकि एक इक्विलिब्रियम प्रॉपर्टी है, इक्विलिब्रियम कब चेंज होगा? जब आप टेम्परेचर चेंज करोगे। तो जब तक इक्विलिब्रियम चेंज नहीं हुआ, के इक्विलिब्रियम की वैल्यू चेंज नहीं होती, वेपर प्रेशर भी चेंज नहीं होगा। इसलिए वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड कर रहा है? नेचर ऑफ लिक्विड, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट लिक्विड का वेपर प्रेशर डिफरेंट होगा। और सेकंड इज टेम्परेचर। विदाउट चेंजिंग द टेम्परेचर, अगर मैं बोलूं मैं अमाउंट ऑफ लिक्विड बढ़ा दूं, मैं चम्मच में पानी ले लूं, मैं बकेट में ले लूं, मैं तालाब में ले लूं, पॉन्ड में, डजंट मेक अ डिफरेंस। हाउ मच अमाउंट ऑफ लिक्विड यू हैव, दैट डजंट मेक अ डिफरेंस एज लॉन्ग एज, जब तक कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, वेपर प्रेशर वही रहेगा। फाइन। तो ये शेप ऑफ कंटेनर कैसा था, सरफेस एरिया कितना है, इससे फर्क नहीं पड़ता वेपर प्रेशर को। दैट्स एन इक्विलिब्रियम प्रॉपर्टी। ओके, ठीक हो गया। तो ये जस्ट एक सिंपल सा विजुअलाइजेशन, आप देख सकते हैं कि वेपराइजेशन यहां पे क्या हो रही है। तो वेपराइजेशन में पार्टिकल्स एस्केप कर रहे हैं। तो स्टार्टिंग में अब यहां पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम है, धीरे धीरे यहां पर क्राउडिंग बढ़ती जाएगी। ठीक है, पर फिर भी स्टार्टिंग में वेपराइजेशन का रेट ज्यादा रहेगा, कंडेंसेशन का रेट कम होगा। तो कुछ कंडेंस हो रहे हैं, पर जैसे कि 10 ऊपर गए, 4 नीचे आए, एक पॉइंट आएगा कि ऊपर इतनी क्राउडिंग हो जाएगी कि 10 नीचे आ रहे होंगे, 10 ऊपर जा रहे होंगे। तो रेट ऑफ वेपराइजेशन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन, दैट इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। अब इस रीजन में जो प्रेशर डेवलप हुआ है, दैट इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। ठीक है, तो यहां तक का पार्ट क्लियर है। अब ये सिंपल सा क्वेश्चन आपके लिए। अब इस क्वेश्चन का आंसर तो मैं अब आपको नेक्स्ट क्लास में ही दूंगा। तो दैट इज अ थॉट प्रोसेस आपके लिए, क्योंकि नेक्स्ट क्लास भी आपको अटेंड करनी है। तो आई वांट यू गाइज टू हैव अ लिटिल ब्रेक बिफोर यू ज्वाइन, ताकि ऐसा ना हो कि एकदम अभी ये क्लास छूटे हैं और अगली क्लास स्टार्ट कर दी। तो दिस इज द क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो आई नो कि यू गाइज विल बी एबल टू सॉल्व इट इजीली। तो इसका सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। इससे रिलेटेड कुछ और भी अच्छे फंडू क्वेश्चन हम वेपर प्रेशर पे बात करेंगे, जिनसे आपका वेपर प्रेशर का फंडा क्लियर होगा कि गैस और वेपर में डिफरेंस क्या होता है। यस, वेपर प्रेशर में जो वेपर पार्टिकल्स हैं उनमें और एक आइडियल गैस में क्या डिफरेंस है, उस पे हम को प्रॉब्लम्स करेंगे। आपका बिल्कुल फंडा क्लियर हो जाएगा कि कब मैं आइडियल गैस का लॉ अप्लाई करूंगा और कब मैं नहीं करूंगा। ठीक है, तो चलिए गाइस, दैट इज ऑल फॉर टुडेज क्लास एंड आई होप कि आपका लव और सपोर्ट इसी तरह से मिलता रहेगा अनअकैडमी जेई चैनल को और हमारे इस एफर्ट को। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। अगर आपने लाइक नहीं किया है तो भी लाइक कर दो और शेयर करना है अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं, जूनियर्स हैं, सबको बताना है कि लाइव क्लासेस हैं, 11th के लिए भी हैं, 12th के लिए भी हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन द टेलीग्राम ऐप, उस पर फॉलो करना है। ठीक है, लिंक आपको मिल जाएगा, स्टार्टिंग में मैंने दिया भी था। नेक्स्ट जो भी लेक्चर है मैथ्स का उसमें भी आ जाएगा। तो दैट इज ऑल फॉर टुडे, आई टेक यू लीव। So thank you, have a nice day and enjoy the next class. Bye.